तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चरल सेफ्टी क्यों आप सबके लिए हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमें इसमें करने की ज़रूरत है, कहाँ अथॉरिटीज़ वीक पड़ी है, किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है और इम्प्रूव करने के बीच में आप हम सबके इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या हैं, क्योंकि आप हम सबको यहाँ जागरूक होने की ज़रूरत है। अथॉरिटी का ही ये काम है ये सोचकर हमें काम को छोड़ देना और फिर व्हाट्सएप शेयर बन के किसी न किसी को कोसना, हटकर हमें और खुद जागरूक होके इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में क्या क्या ज़रूरतें हैं, अथॉरिटी को हो या आपको हमको हो या कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, उन सब को समझकर और फिर आगे इसको नए सिरे से इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे इसे हम बेटर कर पाएंगे वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्यों स्ट्रक्चरल सेफ्टी आप हम सब के लिए मैटर करती है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये आपको बिल्डिंग कोलैप्स या लॉन्गेविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कहीं हद तक ह्यूमन लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने में काम आती है। इसीलिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप हम सब कई बार इग्नोर करते हैं। जो बहुत सारे सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो इंडिया के अंदर बिल्डिंग के हिसाब से सेफ्टी रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसमें भी कई बार प्रॉपर इन्फोर्समेंट का ना होना या करप्शन का होना या फिर अवेयरनेस का कम होना, ये सब परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। गुरुग्राम सेक्टर 109 का प्रोजेक्ट जो 2022 के अंदर अपने आप में एग्जाम्पल है। कमाला मिल्स फायर मुंबई 2017 के अंदर, जहां सेफ्टी वायलेशंस के कारण घातक परिणाम आप हम सबको देखने पड़े। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक है वो इन्हीं चीज़ों को उजागर कर रहा है। वो जो गैप्स हैं सेफ्टी प्लान्स के अंदर या रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इन्हीं चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहा है। करंट रियलिटी और क्यों ये बिल्डिंग अनसेफ है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है इन्फोर्समेंट की कमी, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। म्युनिसिपल बॉडीज जो इम्प्लीमेंटेशन है सेफ्टी गाइडलाइंस को, वो अच्छी तरह से कई बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, उसमें वो फेल हो जाती है। या फिर करप्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग डिज़ाइन में शॉर्टकट्स भी अलाउ हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजिंग और पुअरली मेंटेन्ड बिल्डिंग। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो करीब करीब 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं और उनमें कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हो रहा है। रेट्रोफिटिंग और रिपेयर्स कॉस्टली होने के कारण नेग्लिजेंस देखने को मिल रहा है। और फिर सबसे बड़ा रीजन है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। आज़ादी के बाद से आप सबने देखा कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। पहले अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप होती है, लोग अपने रहने के लिए जगह लेते हैं और बाद में जब वो एरिया पॉपुलेटेड हो जाता है या आसपास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाती हैं तो वहाँ रेंटल की लालच में हर महीने एक नया फ्लोर डलता चला जाता है। बेस क्या है उसको कोई नहीं देखता, किराए का लालच नया फ्लोर डालता चला जाता है और ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं क्योंकि कोई अप्रूवल नहीं है, कोई बिल्डिंग लॉस फाइनल नहीं है और अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर लैक ऑफ प्लान्ड बिल्डिंग एक सबसे बड़ा रीज़न है। साथ में ड्रेनेज सिस्टम की लैक ऑफ प्लानिंग ये कारण है कि जिससे फ्लडिंग जैसे सिचुएशंस आते हैं और फ्लड जैसी सिचुएशंस में जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है जो प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ वो कहीं हद तक वीक हो जाता है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल रिस्क और क्लाइमेट चेंज भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं क्योंकि सेस्मिक एक्टिविटी होने के कारण सी लेवल्स कई बार काफ़ी बढ़ जाते हैं तो अर्बन फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। एग्जाम्पल शिमला लैंडस्लाइड 2023 के अंदर जो कि कंस्ट्रक्शन ऑन अनस्टेबल टेरेन के कारण ये हादसा आप हम सब ने देखा। फिर फायर सेफ्टी वायलेशंस कई बार देखने को मिला है। बहुत सारे हाई राइजेस के अंदर प्रॉपर फायर एग्जिट नहीं है या अगर है तो प्रॉपर उसका सप्रेशन सिस्टम नहीं है जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति के अंदर चल रहा होता है, पेपर्स में सब डॉक्यूमेंट्स में होता है, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है। जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की गाइडलाइंस है उसको कहीं पर भी नहीं माना जाता। जब प्लान बनता है तो उसके अंदर तो दिखाया जाता है, लेकिन बाद में उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटी होती नजर आती है उन एरियाज में। तो ये सबसे बड़ा घातक है, ये भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस में से है। फिर लीगल फ्रेमवर्क, क्या हमारे एग्जिस्टिंग लॉ इसमें सफिशिएंट है कि इन चीज़ों को कैटर कर सके? यस, अगर इसे माना जाए तो ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान में रखना भी चाहिए और सफिशिएंट है। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, वो आप हम सब जानते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016 ये आपको स्ट्रक्चरल सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में आपको सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, लेकिन लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की कमी इन सब चीज़ों के ऊपर भारी पड़ जाती है और कहीं हद तक आप हम सबकी जान को भी खतरे में डालती है। फिर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा 2016 ये इंश्योर करता है कि बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी क्या है, लेकिन कहीं हद तक ये कवर नहीं कर पाता स्ट्रक्चरल ऑडिट को। तो प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट का होना भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS कोड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं। इससे मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट और स्टील को लेकर ये भी सिर्फ सीमेंट और स्टील तक रह जाते हैं। फिर म्युनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बायलॉज हैं को कई बार देखा जाता है ये आउटडेटेड भी हो चुके हैं। तो प्रॉपरली अगर अपडेटेड भी है तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अगर इसकी बात करें तो इसका फोकस रिस्पांस के ऊपर ज़्यादा है, प्रिवेंशन के ऊपर नहीं है, बल्कि इसका फोकस प्रिवेंशन पे पहले होना चाहिए। जब कुछ घट ही जाएगा तो उस पे आप रिस्पांस देकर क्या करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन टीम का होना या फिर डिले इन अप्रूवल्स या लीगल लूप होल्स कहीं हद तक डेवलपर या आम आदमी को भी एस्केप रूट ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का रास्ता ये सब जगहों पर भी मिल जाता है। तो कुछ केस स्टडीज़ हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि रियल लाइफ फेलियर्स हैं और कहीं हद तक लेसन्स भी हैं। गुरुग्राम का बिल्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर ये कहीं हद तक कंक्रीट और स्टील को वीक कर देता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों है। तो इसका रिजल्ट लीगल एक्शन डेवलपर पे और फिर डेवलपर द्वारा रीडेवलपमेंट करके वो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कमिटमेंट से पूरा हो पाता है। दूसरा कमाला मिल्स फायर मुंबई 2017, जो कि अनऑथराइज्ड रूफटॉप स्ट्रक्चर और कोई फायर सेफ्टी का यहाँ प्रोविजन नहीं, मतलब फायर सेफ्टी एग्जिट्स का कोई प्लान नहीं। यहाँ 14 फैटेलिटीज़ होती हैं और स्ट्रिक्टर फायर सेफ्टी रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ नदारद होता है। फिर नजफगढ़ झील डिस्प्यूट और साथ में रियल एस्टेट को ये किस तरह से नुकसान देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनक्लियर जोनिंग लॉ जो वाटर बॉडीज़ के आसपास है या वेटलैंड के आसपास है, ये कहीं हद तक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और लैक ऑफ क्लैरिटी एनवायरमेंटल अप्रूवल के अंदर प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी हद तक डिले करती है। तो ये सारे इंसिडेंट्स कहीं हद तक ये प्रूव करते हैं कि रिएक्टिव मेजर्स जो हैं वो इनएफेक्टिव हैं। जो प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए या स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, वो कहीं हद तक नदारद नज़र आते हैं। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर पड़ता है, होम बायर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं हद तक होम बायर्स का कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। कई बार कई लोग देखा है मैंने कि ऐसी बिल्डिंग्स में घर खरीदने से डरते हैं, नए प्रोजेक्ट में सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर उन्हें मन नहीं मानता है कि हम उस प्रॉपर्टी को बाय करें। या फिर हायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग अगर हाई रिस्क जोन के अंदर है तो वहाँ कॉस्टली इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। फिर लीगल बैटल डेवलपर्स के लिए अनसेफ कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होता है लॉ सूट्स या फाइनेंशियल पेनल्टीज डेवलपर के ऊपर आती हैं। या फिर प्रॉपर्टी डीवैल्यूएशन, अनसेफ बिल्डिंग जिन एरियाज में है वो एरिया रियल एस्टेट की वैल्यूज को, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को लूज कर देते हैं, प्रॉपर्टी डीवैल्यू होने शुरू हो जाती है। तो होम बायर को हमेशा स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट की डिमांड करनी चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन को चेक करना चाहिए, बिल्डिंग कंप्लाइंस को बिफोर इन्वेस्ट चेक करना चाहिए।
अब सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, कैसे स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंप्रूव होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्ट थर्ड पार्टी ऑडिट, ये मैंडेटरी हो जाता है कि एनुअल सेफ्टी इंस्पेक्शंस सारी बिल्डिंग्स का रेगुलर हो, इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग बॉडीज इन सबको वेरीफाई करे, सब कंप्लाइंस को चेक करे। दूसरा टेक्नोलॉजी ड्राइवन मॉनिटरिंग, जी हाँ, AI बेस्ड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ये कहीं हद तक डिटेक्ट कर पाएगी वो सारे वीक स्ट्रक्चर्स, या फिर ड्रोन से हाई राइज बिल्डिंग का इंस्पेक्शन, ये कहीं हद तक लोगों को हेल्प करेगा। दूसरा गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रिक्टर लॉज, कहीं हद तक पेनल्टीज को बढ़ाना जरूरी है। डेवलपर्स जो वायलेट कर रहे हैं सेफ्टी नॉर्म्स को उन पे पेनल्टीज लगाना जरूरी है, और म्युनिसिपल ऑफिसर्स को यहाँ अकाउंटेबल भी ठहराना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरसाइट फेलियर्स जो हैं वो अगर म्युनिसिपल ऑफिसर्स के ऊपर आएगा तो कहीं हद तक वो चीज़ों को कई बार चेक करने के बाद ही अप्रूव करेंगे। और फिर कहीं हद तक हमें एनकरेज करना चाहिए रेट्रोफिटिंग और रीडेवलपमेंट को। अगर बिल्डिंग पुरानी हो गई है, सरकारी है या प्राइवेट है, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देकर ओल्ड स्ट्रक्चर को रिपेयर कराना चाहिए या रीडेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। मुंबई में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं जहाँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही रीडेवलपमेंट में जा रहा है, पूरी कॉलोनी रीडेवलपमेंट में जा रही है। तो यहाँ गवर्नमेंट को डेवलपर्स के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम करना चाहिए जो कि अनसेफ बिल्डिंग को रीडिज़ाइन करने के लिए तैयार है। कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, होम बायर को एजुकेट होने की ज़रूरत है, लीगल और स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट्स को खरीदने से पहले चेक करने की ज़रूरत है, और साथ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी इस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए कि वो रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स को कराए। अब हमें क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट कैन वी डू। गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम को, ये इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, आप और हम नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आउटडेटेड बिल्डिंग कोड्स को रिवाइज कर सकती है, रियल टाइम स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकती है, और डेवलपर्स की बात करें तो उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सेफ्टी कॉस्ट कटिंग से ऊपर। तो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कॉस्ट कटिंग के ऊपर, सेफ्टी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्डिंग क्वालिटी को लेके कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। लेकिन होम बायर्स और रेजिडेंट्स क्या करें, वो लीगल क्लियरेंसेस सारी पहले वेरीफाई कर लें, पास प्रोजेक्ट रिकॉर्ड डेवलपर के क्या है उसको चेक कर लें, और अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिख रही है तो उसको रिपोर्ट करें। ये हम सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है। दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ द बिल्डिंग बहुत प्रॉमिसिंग हो तो उसके लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी रेवोल्यूशंस लाने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि हमें अब सेफ्टी को लेके कैसे कैसे कदम उठाने हैं, तभी रियल एस्टेट डेवलपमेंट फल और फूल पाएगा। और हर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, बिल्डर, बायर, रेजिडेंट, इन सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी सिटीज़ अच्छा बन पाएंगी, नए और अच्छे शहर बस पाएंगे। क्योंकि अ होम शुड प्रोवाइड शेल्टर नॉट डेंजर। लेट्स मेक सेफ्टी अ प्रायोरिटी नॉट एन आफ्टर थॉट। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।